हे ड्रामा लवर्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है कोरियन मनी हाइस्ट द जॉइंट इकोनॉमिक एरिया। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इस सीरीज में सिर्फ चोरी और लूटपाट की ही बात होने वाली है। कहानी में हम देखने वाले हैं 8 चोरों को जो कोरियन मिंट यानी पैसे छापने की जगह पर 4 ट्रिलियन वॉन की चोरी करने को जाते हैं। और वहां पहुंचते ही उन्हें पैसों की बेड दिखती है, जिसे देख चोरों की तो बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन बाद में सारे चोर मिंट में ही फंस जाते हैं। ये चोरी और आखिर में चोरों की भागने की तरकीब काफी दिलचस्प और थ्रिलिंग होने वाली है। तो कृपया पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाएं और चलिए इस ऐतिहासिक चोरी की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को के पॉप म्यूजिक पर डांस करते हुए देखते हैं और वो लड़की बीटीएस आर्मी की फैन थी। छिप छिप कर के पॉप म्यूजिक सुनना और कोरियन ड्रामास देखना उस लड़की को काफी पसंद था। लेकिन उस लड़की को रियल आर्मी ज्वाइन करने में दिलचस्पी थी। तभी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में बनती नहीं थी। बहुत टाइम हो गया था जब कोरिया और साउथ कोरिया के लीडर्स साथ बैठकर दोनों देशों को एक करने की बात कर रहे थे, पर दोनों देशों का एक होना नामुमकिन सा लग रहा था। तभी पब्लिक में एक न्यूज आती है जिसमें दोनों देशों की यूनिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए दोनों देशों की सरकार कॉमन करेंसी इस्तेमाल करने का डिसाइड करती है, जिसे सुन लोग काफी खुश होते हैं कि वो अब साउथ कोरिया भी जा सकते हैं। वो लड़की भी बाकी लोगों के साथ अपने सपने पूरे करने के लिए साउथ कोरिया के लिए निकल जाती है। वो लड़की और बाकी सभी यात्री साउथ कोरिया के बड़े बड़े इमारतों को देखकर काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ जैसे ही वो लड़की इमिग्रेशन ब्रोकर के बताए हुए घर पर रहने को आती है, तभी उस लड़की को वहाँ सब कुछ टूटा फूटा दिखता है, जिसका मतलब ब्रोकर पैसे खाकर रवाना हो चुका था। वो लड़की साउथ कोरिया आई थी अपने सपने पूरे करने को, लेकिन अब उसे एक रेस्टोरेंट में काम करना पड़ रहा होता है। तभी रेस्टोरेंट की एक लेडी उस लड़की को कस्टमर्स का जूठा खाना ऑफर कर रही होती है। वो लड़की ये सब देख काफी हैरान होती है कि आखिर एक साउथ कोरियन लड़की कस्टमर्स का जूठा क्यों खा रही है। उस लड़की को समझ ही नहीं आ रहा होता है उसके साथ हो क्या रहा है। बाद में वो लड़की एक लोन शार्क के पास जाती है पुराने नोट्स एक्सचेंज कराने को। तभी वो लोन शार्क उस लड़की को ड्रग्स ऑफर कर रहा होता है और उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। तभी उस लोन शार्क के गुंडे रेस्टोरेंट की उसी लेडी को उठाकर लाते हैं जो उस लड़की को कस्टमर्स का जूठा खाना ऑफर कर रही थी। और असल में वो लेडी काफी घायल थी, जिसे देख वो लड़की लोन शार्क और उसके गुंडों को गाली देना शुरू कर देती है और बोलती है ये दुनिया तुम हरामियों ने बर्बाद की है। जिसे सुन वो लोन शार्क उस लड़की को एक थप्पड़ मारता है और एक थप्पड़ में ही उस लड़की को चक्कर आ जाती है। वो लोन शार्क जैसे ही उस लड़की को मारने को आता है, तभी वो लड़की भी लोन शार्क को पीटना शुरू कर देती है। क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की तो थी नहीं, वो भी एक्स आर्मियन रह चुकी थी और उस लोन शार्क पर बंदूक तान देती है। वो लोन शार्क फिर से उस लड़की पर हमला करता है। तभी वो लड़की उस लोन शार्क को गोली मार देती है, जिसे देख लोन शार्क के गुंडे पैंट में ही मूत देते हैं। उस लड़की का कहना था कि आजकल चोर ही सबसे ज्यादा पैसे छाप रहे हैं, इसलिए वो लड़की चोर बनने का डिसाइड करती है। लोन शार्क के पास बहुत पैसे पड़े हुए थे। आखिर में वो लड़की रेस्टोरेंट वाली लेडी के साथ लोन शार्क के सारे पैसों को लेकर निकल जाती है। 1 साल बाद उस लड़की की फोटो न्यूज पर भी आ चुकी होती है और न्यूज में बताया जा रहा होता है पिछले 1 साल में हुए रॉबरीज में सिर्फ लोन शार्क्स को ही टारगेट किया जा रहा है। रॉबरीज के पीछे 2 सस्पेक्ट्स का हाथ है, जिसमें से एक सस्पेक्ट मारी गई है और दूसरी सस्पेक्ट कहीं फरार हो चुकी है। वो लड़की ये न्यूज देख रही होती है और जो सस्पेक्ट मारी गई थी वो रेस्टोरेंट वाली लेडी ही थी। उस लड़की के पास ना कोई ठिकाना बचा था और ना ही कोई जगह बची थी भागने के लिए। आखिर में नाउम्मीद होकर वो लड़की खुद को गोली मारने वाली होती है। तभी हम देखते हैं एक बंदा छाता लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है और वो लड़की जैसे ही खुद को गोली मारने वाली होती है, तभी वो बंदा उस लड़की के पास आता है और उस लड़की को एक ऑफर देते हुए बताता है मैं जल्द ही एक बहुत बड़ी चोरी करने वाला हूँ, इतिहास की सबसे बड़ी चोरी, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी। जिस पर वो लड़की उस बंदे से पूछती है आप हो कौन। तभी वो बंदा अपना नाम प्रोफेसर बताता है। प्रोफेसर उस लड़की को बोलते हैं तुम वैसे भी अपनी जान लेने वाली थी, एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो, हम साथ में दुनिया बदल सकते हैं और हीरो भी बन सकते हैं। जिस पर वो लड़की रिप्लाई करते हुए बोलती है हीरो बनने के लिए हमें कितने पैसे चुराने होंगे। जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं 4 ट्रिलियन वॉन।
प्रोफेसर उस लड़की को अपनी टीम से मिलवाते हैं और सबसे पहले सभी को अपने लिए एक निकनेम चुनने को बोलते हैं। प्रोफेसर सभी से बोलते हैं, अमीर होने के बाद आप जिस जगह पर जाना चाहते हो या जो शहर आपको पसंद है वही शहर का नाम आपका निकनेम होगा। तभी एक एक करके प्रोफेसर की टीम के सारे मेंबर्स दुनिया घुमाना शुरू करते हैं, यानी कि ग्लोब घुमाना शुरू करते हैं। तभी हम टीम के पहले मेंबर को देखते हैं जिसका नाम था रियो। रियो एक घटिया डांसर था, पर साथ ही साथ रियो एक कमाल का हैकर होता है। टीम का दूसरा मेंबर जिसका नाम था डेनवर। डेनवर पहले स्ट्रीट फाइटर हुआ करता था। डेनवर ने सबको धोया है, यहाँ तक कि उन गैम्बलर्स को भी जो उन पर पैसे लगाया करते थे। बेसिकली डेनवर एक अच्छा फाइटर था। टीम का तीसरा मेंबर था मॉस्को। मॉस्को डेनवर का बाप था। मॉस्को पहले माइंस में काम किया करता था और मॉस्को खुदाई में एक्सपर्ट था। टीम की चौथी मेंबर जिसका नाम था नायरोबी। नायरोबी ने झूठ बोलने में और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में महारत हासिल कर रखा था। बेसिकली नायरोबी को झूठी नंबर 1 का दर्जा दिया गया था। टीम के 5वें और 6ठे मेंबर थे हेलसिंकी और ओस्लो। ये दोनों लोगों की सुपारियां दिया करते थे और कहते हैं कि बाद में इन्होंने अपने ही गैंग के सारे मेंबर्स को मार दिया और शहर से गायब हो गए। टीम का 7वां मेंबर था बर्लिन। बर्लिन एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था जिससे कि डर शब्द भी डरती थी, क्योंकि बर्लिन एक ऐसी जगह से बिलोंग करता था जहाँ के उसूल थे मरो या मारो। और टीम की आखिरी मेंबर थी वो लड़की जो नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया आई थी अपने सपने पूरे करने के लिए। उस लड़की का नाम टोक्यो होता है। निकनेम्स चूज करने के बाद प्रोफेसर सभी को विश्वास दिलाते हैं कि हम में से किसी को एक खरोच तक नहीं आएगी और हम 4 ट्रिलियन वॉन लेकर हवा की तरह गायब हो जाएंगे और पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल का मजा लेगी, और वो भी लाइव। पब्लिक हमारे सपोर्ट में होगी। प्रोफेसर की बातों को सुन रियो रिएक्ट करते हुए बोलता है, हम चोरी करेंगे और पब्लिक हमारे ही सपोर्ट में होगी, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी नायरोबी भी रिएक्ट करते हुए बोलती है, चलो माना कि आपने जो कहा वो सब पॉसिबल है, लेकिन इतना सारा पैसा हम चुराएंगे कहाँ से। तभी प्रोफेसर सभी को बताते हैं 4 ट्रिलियन वॉन हम यूनिफाइड कोरियन मिंट से चुराएंगे। मैं बता दूं, यूनिफाइड कोरियन मिंट को जॉइंट इकोनॉमिक एरिया भी कहा जाता है, क्योंकि कोरियन मिंट वो जगह थी जहां नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लिए कॉमन करेंसी के नए नोट छापे जाते थे। अगले सीन में हमें 5 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कोरियन मिंट के डायरेक्टर को जो पूरे स्वैग में अपनी ऑफिस की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहां मिंट का वॉइस डायरेक्टर आता है और डायरेक्टर को बताता है कुछ स्टूडेंट्स की ग्रुप आज विजिटिंग के लिए आने वाली है, जिस पर डायरेक्टर वॉइस डायरेक्टर की बातों को इग्नोर कर अपने ऑफिस में जाकर पॉर्न देखना शुरू कर देता है। तभी मिस यून नाम की एक लेडी एम्प्लॉय डायरेक्टर के ऑफिस में आती है और डायरेक्टर मिस यून के ऑफिस में आते ही मिस यून पर टूट पड़ता है। डायरेक्टर और मिस यून का चक्कर चल रहा होता है और डायरेक्टर असल में बहुत हरामी और हवसी इंसान था। दूसरी तरफ विजिटिंग के लिए स्टूडेंट्स की ग्रुप मिंट के बाहर आ चुकी थी। स्टूडेंट्स की ग्रुप में हम एनी किम नाम की लड़की को देखते हैं जो मिंट पहुंचते ही सेल्फी पर सेल्फी लेना शुरू कर देती है, जिसे देख नायरोबी अपने टीम को बताती है प्रिंसेस आ चुकी है, सब रेडी हो जाओ। तभी हम देखते हैं पैसों से भरी यूनिफाइड कोरियन मिंट की ट्रक डैम के पुल से गुजर रही होती है और जैसे ही पुल के बीच में आती है तभी रियो कार बैरियर्स के थ्रू रोड ब्लॉक कर देता है और पुलिस वालों के सामने धुआं धुआं हो जाता है। तभी पुलिस वालों के सामने एक ट्रक आती है जिसमें प्रोफेसर के चोर होते हैं। पूरी टीम मिलकर कोरियन मिंट के ट्रक पर कब्जा कर लेती है और उन पुलिस ऑफिसर्स को अपनी ड्रेस पहनाकर खुद ऑफिसर्स की ड्रेस पहनकर कोरियन मिंट पहुंचते हैं। मिंट के एंट्री गार्ड को बर्लिन पर शक होता है और वो गार्ड बर्लिन से उसकी आईडी मांगता है। तभी रियो फटाक से बर्लिन की आईडी बना देता है और पैसों के ट्रक को मिंट में एंटर करने की परमिशन मिल जाती है। वहीं सारे स्टूडेंट्स हिस्टोरिक करेंसीज देख रहे होते हैं और एनी वॉशरूम में बैठे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। तभी मिंट के मेन गेट पर टोक्यो और नायरोबी आते हैं। टोक्यो अपनी बैग को चेकिंग मशीन में डालती है जिसमें गन्स देख वहाँ की एम्प्लॉय सिक्योरिटी अलार्म बजाने ही वाली होती है कि तभी टोक्यो उस एम्प्लॉय पर गन तान देती है। तभी वहाँ के गार्ड्स और टोक्यो और नायरोबी में मारधाड़ शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे चोर भी ट्रक से बाहर निकलकर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और मिंट में सभी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन सारे स्टूडेंट्स और मिंट के एम्प्लॉयज को चोरों ने चारों तरफ से घेर लिया था। फायरिंग की आवाज को सुनकर एनी काफी डर जाती है और वॉशरूम में ही छिप जाती है।
तभी टोक्यो भी प्रिंसेस यानी एनी को ढूंढ रही थी और आखिर में एनी भी पकड़ी जाती है। बर्लिन मिंट के मेन गेट को बंद कर देता है और इस तरह सारे चोर मिंट पर कब्जा कर लेते हैं और वहाँ के लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं। बर्लिन सारे हॉस्टेजेस को बताता है अब से यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ और दिल पर पत्थर रख कर कहना पड़ रहा है कि आप सब हॉस्टेज बन चुके हो। हम चोरों की जिंदगी काफी मुश्किल भरी होती है, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप हमारी मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे तो हम आपको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर मुझे मेरे काम में आप लोगों की वजह से कोई भी परेशानी हुई तो मैं आप सबको ऊपर वाले के पास पहुंचा दूंगा, वो भी एक झटके में। तो उम्मीद है आप सब मेरी बात को ध्यान में रखेंगे। कुछ देर बाद मॉस्को और रियो मिंट के डिजिटल सेफ को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर सेफ बहुत एडवांस थी जिसे खोलने में मॉस्को और रियो को काफी टाइम लग जाती है। पर जैसे ही वो सेफ खुलती है, सेफ के अंदर पैसों की बेड पड़ी होती है, जिसे देख मॉस्को, डेनवर और रियो शॉक हो जाते हैं। डेनवर उन पैसों के बेड पर कूद पड़ता है। मिंट में मची उथल पुथल के बारे में बाहरी दुनिया को कोई खबर नहीं थी। तभी सारे चोर सेफ के पैसों को बैग में भरकर सारे मेन गेट पर पोजीशन ले लेते हैं। हॉस्टेजेस को लगता है अब सारे चोर पैसे लेकर जाने वाले हैं। तभी बर्लिन प्रोफेसर को बताता है प्लान के अनुसार हम तैयार हैं। मिंट के बाहर बैठे प्रोफेसर अपनी पूरी टीम को गाइड कर रहे होते हैं। प्रोफेसर बर्लिन से बोलते हैं जैसा मैंने बताया है वैसे ही आगे बढ़ो। रियो जाकर सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है और मेन गेट ओपन कर देता है और कुछ ही देर में पुलिस आने ही वाली होती है। तभी डेनवर रियो का मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्यों रियो तेरी फट रही है कि नहीं? और रियो की सच में फटी पड़ी होती है क्योंकि रियो शूटिंग में अच्छा नहीं था। तभी टोक्यो प्रोफेसर की बातों को याद करती है जहाँ प्रोफेसर ने बताया था कि तुम में से किसी को कुछ भी नहीं होगा। सारे चोर मिंट के बाहर आते हैं और हवा में फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर से ऑफिसर्स भी फायर करना शुरू कर देते हैं। मारधाड़ में रियो काफी घबरा जाता है और उसे गोली लग जाती है। तभी टोक्यो स्मोक बाहर फेंकती है और पुलिस वालों के सामने धुआं धुआं हो जाता है। तभी टोक्यो रियो को लेकर अंदर जाती है। डेनवर और सभी चोर काफी डरे हुए थे कि कहीं रियो मर तो नहीं गया, लेकिन रियो ने वेस्ट पहना हुआ था इसलिए गोली रियो के वेस्ट में लगी थी। जैसे ही रियो की आंखें खुलती है, रियो टोक्यो से पूछता है तुझे मेरी फिक्र हो रही थी क्या? जिस पर रिएक्ट करते हुए टोक्यो बोलती है हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो सकता था। चोरी से पहले प्रोफेसर ने अपनी टीम को बताया था जैसे ही पुलिस मिंट के बाहर आए तुम्हें हवा में फायरिंग करनी है, ऐसा दिखावा करना है जैसे तुम मिंट में फंस गए हो और थोड़ी देर फायरिंग करने के बाद तुम सभी को वापस मिंट के अंदर चले जाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहा बिल में घुस जाता है। तभी रियो प्रोफेसर से पूछता है हम हवा में फायरिंग क्यों करेंगे, क्या हम किसी को टपका नहीं सकते हैं? जिस पे प्रोफेसर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं नहीं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये हमारे प्लान का एक अहम हिस्सा है। प्रोफेसर चोरों को बाहर निकलकर फायरिंग इसलिए करने को बोलते हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चल सके कि चोरों ने मिंट पर कब्जा कर लिया है। जैसे ही ये खबर बाहरी दुनिया में फैलती है, इस केस से निपटने के लिए दोनों देशों की सरकार आपस में बातचीत करना शुरू कर देती है और रिजल्ट के तौर पर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाया जाता है जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की पुलिस एजेंसी साथ में काम करने वाली थी। जॉइंट टास्क फोर्स में ऑपरेशन हैंडल करने के लिए नॉर्थ कोरिया से कैप्टन चा मू युक को बुलाया जाता है और साउथ कोरिया से नेगोशिएशन टीम की हेड सन वूजिन को बुलाया जाता है। शुरू में दोनों ऑफिसर्स की बनती नहीं है क्योंकि कैप्टन चा फुल एटीट्यूड में होते हैं कि वो अपनी टास्क फोर्स को अंदर भेजकर 5 मिनट में मामला रफा दफा कर सकते हैं। कैप्टन चा का कहना था हमारे पास काबिल जवान है तो हमें नेगोशिएशन की क्या जरूरत है? जिस पर वूजिन रिएक्ट करते हुए बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जवान हॉस्टेजेस को बचा पाएंगे? वूजिन और चा आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को थीफ वाली ड्रेस देता है और सभी से बोलता है हम सभी एक ही छत के नीचे फंसे हुए हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम सब एक टीम हैं। कम्युनिकेशन सेटअप करने के बाद मिंट में चल रही हलचल को अब प्रोफेसर भी देख सकते थे। वो जिन चोरों से बात करने के लिए जॉइंट टास्क फोर्स यानी JTF को कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने को बोलती है और चोरों को कॉल करती है। तभी कॉल प्रोफेसर रिसीव करते हैं। वूजिन प्रोफेसर से उसका नाम पूछती है जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं आप मुझे प्रोफेसर बुला सकती हैं। वूजिन प्रोफेसर से पूछती है तो आपको क्या चाहिए? जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं हमें यहाँ से भागने के लिए एक हेलीकॉप्टर चाहिए। जिस पर वूजिन बोलती है प्रोटोकॉल्स की वजह से हम हेलीकॉप्टर तो नहीं भेज सकते हैं। जिस पर प्रोफेसर रिएक्ट करते हुए बोलते हैं आप ऐसे करेंगे नेगोशिएशन? जरा सोचिए, हम चोरी करके चुपचाप यहाँ से भागने वाले थे पर आप लोगों की वजह से अब हम यहाँ फंस चुके हैं।
तभी वूजिन प्रोफेसर से पूछती है, तुम इतने लोगों को हैंडल कैसे कर ले रहे हो? तुम चाहो तो कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ भी सकते हो, इसमें तुम्हारा क्या ही बुरा हो जाएगा। जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं, इन हॉस्टेजेस को संभालना हम चारों के लिए काफी मुश्किल काम है। खैर मैं सोच कर बताता हूँ। इतने में कॉल कट हो जाती है। वूजिन अपने टीम से पूछती है, कुछ पता चला इस आवाज के पीछे कौन है? जिस पर JTF का एक मेंबर बताता है, चोरों ने किसी ऐप की मदद से अपनी आवाज बदली है, इसलिए हम उन्हें ट्रैक नहीं कर पाए। मिंट पर कब्जा हुए 11 घंटे हो चुके थे। वूजिन अपने जूनियर डोंगचुल से पूछती है, तुम्हें क्या लगता है प्रोफेसर ने सच कहा होगा कि वो सिर्फ 4 लोग ही हैं? जिस पर डोंगचुल रिएक्ट करते हुए बोलता है, पता नहीं मैम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ 4 लोग कैसे हो सकते हैं? तभी वूजिन की नजर कुछ जवानों पर पड़ती है जो मिंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वूजिन JTF के चीफ से पूछती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आप मिंट में फोर्स क्यों भेज रहे हैं? जिस पर चीफ वूजिन से बोलता है, तुमने सुना नहीं, प्रोफेसर ने कहा वो सिर्फ 4 ही लोग हैं। जिस पर रिएक्ट करते हुए वूजिन बोलती है, लेकिन ये उनकी चाल भी तो हो सकती है। चीफ वूजिन को लेकर साइड में आता है और बताता है, हमें ये केस जल्द से जल्द निपटानी है, इंटर कोरियन समिट होने से पहले। मैं बता दूं, इंटर कोरियन समिट का मतलब था समिट के दिन दोनों देशों के हित के लिए कुछ फैसले लिए जाने वाले थे। चीफ वूजिन को बताता है, तुम अब इस केस की इंचार्ज नहीं हो। जिसे सुन वूजिन शॉक हो जाती है और जैसे ही वहाँ से निकलती है तभी उसे पार्क सनहो नाम के आदमी की मैसेज आती है। वहीं JTF के चारों यूनिट मिंट में अलग अलग जगहों से एंटर कर रहे होते हैं, जिसका मतलब था चोर चारों तरफ से घिरने वाले थे। ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्रोफेसर ने एक उपाय बताया था और वो उपाय था हॉस्टेजेस को थीफ वाली ड्रेस पहनाना। तो अब आप समझ ही चुके होंगे बर्लिन हॉस्टेजेस को थीफ वाली ड्रेस क्यों देता है। सारे हॉस्टेजेस ड्रेस पहनकर मिंट के एग्जिट्स की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वहीं JTF की चारों यूनिट मिंट में एंटर करने से पहले एक कैमरे के थ्रू अंदर देखती है, जहां उन्हें चोरों की पूरी फौज दिखती है। असल में JTF के यूनिट्स ने चोरों को नहीं घेरा था, बल्कि चोरों ने चारों यूनिट्स को घेर लिया था, जिसे देख कैप्टन चा की तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इंस्टेंटली कैप्टन चा को मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है और सारे यूनिट वापस आ जाते हैं। तभी यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम चल रही होती है, जिसमें एनी और मिंट का डायरेक्टर पब्लिक को एक मैसेज दे रहे होते हैं और मैसेज में वो बता रहे होते हैं, मिंट में चोर और हॉस्टेजेस ने सेम ड्रेस पहनी हुई है, तो कृपया फोर्स अंदर ना भेजें और नेगोशिएशन कंटिन्यू रखें। तभी JTF के चीफ को एक कॉल आती है, जहां उसे पता चलता है जो लड़की यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में है उस लड़की का नाम एनी किम है और एनी किम US एम्बेसडर की बेटी थी। वहीं वूजिन पार्क सनहो नाम के आदमी से मिलने को आती है, जो कि वूजिन का बॉयफ्रेंड था। पार्क सनहो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर ही थे और प्रोफेसर का ही असली नाम पार्क सनहो था। प्रोफेसर ने बिल्कुल पक्की प्लानिंग करी थी और सन वूजिन उनके प्लान का ही एक हिस्सा थी। प्रोफेसर को पहले से पता था कि नेगोशिएशन के लिए साउथ कोरिया की पुलिस एजेंसी से सन वूजिन को ही बुलाया जाएगा। बर्लिन प्रोफेसर की बातों पर रिएक्ट करते हुए बोलता है, लेकिन क्या गारंटी है कि साउथ कोरिया से सन वूजिन ही नेगोशिएट करने आएंगी? साउथ कोरिया में और भी बड़े बड़े नेगोशिएटर्स हैं। जिस पर प्रोफेसर रिप्लाई करते हुए बोलते हैं, बाकी सारे नेगोशिएटर्स किसी न किसी सेक्स स्कैंडल्स और करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं, इसलिए साउथ कोरिया की नेगोशिएशन टीम से सन वूजिन ही आएंगी। अब क्योंकि ये बात हमें पहले से पता है कि साउथ कोरिया से कौन आने वाला है, तो मैं इस एडवांटेज का फायदा उठाऊंगा। मेरे प्लान के मुताबिक ये औरत हमारी मदद करेगी और इसे पता भी नहीं चलेगा। प्रेजेंट में प्रोफेसर वूजिन से पूछते हैं, तुम्हें किसी बात की टेंशन है क्या? जिस पर वूजिन रिएक्ट करते हुए बोलती है, नहीं कुछ खास नहीं। वहीं बर्लिन सभी हॉस्टेजेस को शुक्रिया बोलता है उनका साथ देने के लिए और सभी लोग एक दूसरे के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वूजिन प्रोफेसर को बताती है, उन्होंने मुझे मिंट वाले केस से निकाल दिया है। जिस पर सनहो यानी प्रोफेसर वूजिन से बोलते हैं, मुझे लगता है तुम्हें केस पर वापस बुलाया जाएगा क्योंकि तुम दुनिया की बेस्ट नेगोशिएटर हो। तभी अचानक वूजिन को JTF के चीफ की कॉल आती है और चीफ वूजिन को केस पर वापस बुला रहा होता है। सब कुछ प्रोफेसर के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा होता है। वूजिन के वहां से निकलते ही प्रोफेसर बर्लिन को कॉल करते हैं और वहां का हालचाल पूछते हैं, जिस पर बर्लिन बताता है यहाँ सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। प्रोफेसर बर्लिन से पूछते हैं, तो क्या हम प्लान के मुताबिक आगे बढ़ें? तभी बर्लिन मुस्कुराना शुरू कर देता है। प्लानिंग के दौरान नायरोबी प्रोफेसर से पूछती है, क्या मिंट में सच में 4 ट्रिलियन वॉन होंगे? जिस पर डेनवर रिएक्ट करते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल होंगे, वो मिंट है, 4 ट्रिलियन वॉन तो वहाँ होने ही चाहिए। जिस पर रियो रिएक्ट करते हुए बोलता है, ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा जो 4 ट्रिलियन वॉन कैश में रखेगा? जिस पर प्रोफेसर भी रियो की बात से एग्री करते हैं और रिएक्ट करते हुए बोलते हैं,
4 ट्रिलियन वॉन वहाँ नहीं होंगे। तभी मॉस्को प्रोफेसर से बोलता है, तो आखिर हमारा प्लान क्या है? नैरोबी प्रोफेसर का प्लान समझ चुकी होती है। प्रोफेसर का प्लान 4 ट्रिलियन वॉन चुराने का नहीं बल्कि छापने का था।